नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है बॉबी सिंह और मेरे साथ हैं जगमोहन सिंह। जगमोहन सिंह जी जो राजनीतिक और दर्शन शास्त्र में काफ़ी समझ रखते हैं। तो जगमोहन जी, हम आपका स्वागत करते हैं आज की चर्चा में, और हम आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल आर्ट ऑफ लाइफ में। जैसा जगमोहन जी हम पिछले में चर्चा कर रहे थे अंक में कि विकसित भारत की दौड़ में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, उसी पर हम आगे इस चर्चा को लेकर के चलेंगे आज। और मैं और छोटे सरल शब्दों में बात कह दूं तो भारत में संपत्ति की लूट होती रही, लेकिन भारतीय लोगों को पता क्यों नहीं चला। मैं इसका जवाब चाहूंगा आपसे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले अंक में चर्चा की थी, और वो चर्चा ये रही थी कि नेताओं का और पूंजीपतियों का एक गठजोड़ बना, और इस गठजोड़ के कारण बहुत बड़ी संपत्ति का हिस्सा बहुत ही छोटे वर्ग के हाथ में चला गया। जी, ज्यादातर पब्लिक को वो सारी चीजें मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। ऐसा कैसे होता रहा और जनता ने अभी तक इसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों? तो इस चर्चा को हम शुरू करने से पहले सबसे पहले एक उदाहरण से शुरू करते हैं। कौन सा? और उदाहरण है, आप ज्यादातर लोगों ने सुना है, हमारी ऑडियंस ने भी सुना होगा। एक हाथी था, और वो हाथी क्या था कि उसका मालिक उसे रखता था, और जब वो पैदा हुआ था तो उसे एक छोटी सी रस्सी से उसने बांध रखा था, हाथी को। और उस हाथी ने कई बार छूटने का प्रयत्न किया, उस हाथी ने कई बार अपनी जोर आजमाइश की, लेकिन वो हाथी कभी छूट नहीं पाया, क्योंकि जब उसमें बल कम था। लेकिन वो धीरे धीरे वो हाथी किशोरावस्था में आया, फिर वो हाथी जवान हुआ, अब वो काफी बलशाली हो गया है, लेकिन उसका माइंडसेट वही छोटे बचपन वाले हाथी के जैसा ही है। उसे ऐसा लगता है कि मैं अब इस बंधन को तोड़ नहीं सकूंगा, यानी अपनी एहसास का ताकत नहीं कर पाया। वो उसकी जो ताकत है उसका एहसास नहीं कर पाया। हमारी जनता को सेम उसी हाथी के रूप में आप देख सकते हो, जिसको एहसास कराने की जरूरत है, और अभी तक जब उसको एहसास कराया है, इस जनता ने कमाल किया है। इस जनता को जब अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा, तो ये नेताओं का और ये जो पूंजीपतियों का गठजोड़ है, इस गठजोड़ को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और ये माइंडसेट जो बना है हाथी वाला जी, ये माइंडसेट बना कैसे? अब इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। आपने देखो, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हम राजा महाराजाओं को पढ़ते हैं जी। हकीकत में इतिहास वो होता है जब उसका विश्लेषण करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम राजाओं की बात करते हैं जी। राजाओं के अधीन जनता रहा करती थी जी, और वो जो जनता थी वो सीमित संसाधनों में रहती थी। हमारी जनता हमेशा से ही सीमित संसाधनों में रही है जी। और उस समय राजा 90% संपत्ति का उपभोग करता था। बिल्कुल। जनता सीमित संसाधनों में रहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय पॉपुलेशन कम थी। ज्यादातर पब्लिक ऐसी थी जिस पर अपने खेत थे, जमीन थी, खेती थी, तो खाने की इतनी ज्यादा परेशानी नहीं थी, वो जीते चले आए थे। राजा आपस में लड़ते रहते थे। फिर विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया जी। और जब विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया जी, तो ये राजा अपनी सेनाओं को लेकर हारते रहे। पब्लिक का उसमें कोई योगदान नहीं था। पब्लिक कभी भी इतना खास योगदान नहीं दे पाई। पब्लिक का एक ही बात का मानना था, कोई हो नरप हमें का हानि। रामायण का एक दोहा है, चौपाई है, कोई हो नरप हमें का हानि। कोई भी राजा होता था, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी हो, चाहे वो विदेशी हो। वो उसने अपने आप को डाल लिया था, हमें कोई मतलब ही नहीं है। परिवर्तन उनके जीवन में कुछ होने वाला नहीं था। राजा बदल जाए, उनका क्या परिवर्तन होने वाला था। लेकिन समस्या कहां पर खड़ी हुई? समस्या खड़ी हुई हकीकत में तब जब विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये राजा तब भी हारते रहे, जनता का कोई योगदान नहीं रहा। तो इस तरीके से अब यहां पर समस्या बन गई दूसरी। विदेशी शक्तियां जो भारत में आई जी,
उन्होंने आके यहाँ पर कब्जा किया जी। और खास कर हम बात करेंगे यूरोपियों की। यूरोपियों ने हमारे देश में कब्जा किया जी। दो बहुत बड़े नुकसान किए और दो बहुत बड़े फायदे किए। कौन से नुकसान की सब बात करते हैं? नुकसान तो हम पीछे लेंगे, पहले हम फायदा जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारा भी यही राय है कि सबसे पहले फायदे देखे जाते हैं, नुकसान बाद में। तो हम पहले फायदे को ही जान लेते हैं। देखो, हम फायदा देखते हैं। नॉर्मली सभी लोगों की माइंडसेट ये है, सब लोग ये सोचते होंगे कि अंग्रेजों के आने से फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले अंग्रेजों का आने का फायदा तो ये हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ के जो लोकल राजा थे उन राजाओं को बहुत कमजोर कर दिया। अब इसमें ये भी बात उठती है, राजाओं को कमजोर होने से देश को क्या फायदा हुआ? अगर ये राजा कमजोर ना होते जी तो 1947 की आज़ादी के बाद जी ये राजा इस भारत को भारत रहने देते? भारत को भारत रहने देते क्या? नहीं रहने देते। भारत में ही कम से कम 50 देश हो जाते। तो सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों ने जो किया वो क्या किया? वो ये किया कि भारत को यूनाइट कर दिया। यानी कि भारत में जो राजा जो बड़ी शक्ति होते और भारत को विखंडित कर देते, उन राजाओं को कमजोर कर दिया, और इतना कमजोर कर दिया कि उनकी सेनाएं भी उनके पास नहीं थी। तो ये पहला फायदा हुआ कि एक भारत के 50 भारत होने से बच गया। हालांकि कुछ राजा अच्छे भी थे, राष्ट्रभक्त भी थे। हम कॉमन राजाओं की बात कर रहे हैं ज्यादातर इस तरीके से। दूसरा फायदा जो अंग्रेजों ने किया जी वो ये किया कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद का अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। भाई, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते ही तो हम, चाहे वो तमिल हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मराठी हो, उत्तर प्रदेश का हो जी, हम सब भारत के अधीन रहने लगे। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते हम सब में एक यूनिटी हो गई कि हम सबका दुश्मन एक है, और वो कौन है? अंग्रेज। और ये भारतवासियों में राष्ट्रवाद की भावना बन गई, राष्ट्रवाद में जागृत हो गया, राष्ट्रवाद जागृत हुआ। ये दो फायदे किए अंग्रेजों। अब नुकसान की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान तो ये किया था अंग्रेजों ने कि हमको गुलाम बना लिया जी। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, एक तो ये नुकसान हो गया जी, दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो अंग्रेजों ने किया वो ये किया कि भारत जो संपन्न देश था उसको बिल्कुल विपन्न बना दिया। यानी कि उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अंग्रेजों के आते वक्त भारत विश्व इकोनॉमी का 23% हिस्सेदार था। 23% बहुत बड़ा आंकड़ा है। विश्व इकोनॉमी का 23%। अंग्रेज जब भारत से गए, भारत की इकोनॉमी 4% रह गई थी। अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल निचोड़ करके इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ा था अंग्रेजों की शासन नीति से। उसका वो किया कैसे था, इस पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं ऑडियंस को ये सारी चीजें। हालांकि हमारा ये है कि जनता का इसमें क्या हिस्सेदारी है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने ऐसा किया क्या था। भाई, शासन तो औरों ने भी किया, शासन तो मुगलों ने भी किया, शासन औरों ने भी किया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा क्या नुकसान कर दिया? तो उन्होंने भारत के जो उद्योग धंधे थे, भारत का टेक्सटाइल काम जो था, ये विश्व में बहुत बड़ी पकड़ रखता था। 27% एक्सपोर्ट होता था। 27% विश्व व्यापार का 27% हिस्सेदारी भारत के टेक्सटाइल की थी। जब अंग्रेज भारत से गए 2% रहे। 2%। ये डेंट किया था अंग्रेज। जबरदस्त नुकसान। भारत में शासन करना ये बड़ा घाटा नहीं था हमें। भारत के धंधों को जो खत्म किया, भारत की इकोनॉमी को जो खत्म किया, और मैनचेस्टर को जो उन्होंने उभारा। मैनचेस्टर, भारत का जो उद्योग खत्म हुआ तो मैनचेस्टर पनप गया। तो ये उन्होंने किया था। तो ये दो बड़े घाटे किए और दो बड़े फायदे किए। अब आप इनकी तुलना कर लिए, घाटा ज्यादा हुआ कि फायदा ज्यादा हुआ। हालांकि मुद्दा हमारा ये है कि इसमें जनता का क्या रोल था। तो जनता का रोल आता है 1947 के बाद। हालांकि 1947 से पहले भी जनता ने अपना कुछ रोल दिया था। 1857 की क्रांति में दिया। 1857 हाथी ने थोड़ा सा प्रयास किया। ये जो जनता रूपी हाथी है, इसने थोड़ा सा प्रयास किया। इसके अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ था।
राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई 1857। यानी कि हाथी ने थोड़ा सा नाराज होकर सिर हिलाया, लेकिन एक्चुअली अपनी पावर नहीं दिखाई। इस पावर को यूज करने वाले महात्मा गांधी रहे। महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे तो कुछ वकील, कुछ इलाइट वर्ग के लोग उसमें शामिल होते थे। महात्मा गांधी जब आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर भाषण देके ताली बजवाने से कुछ नहीं होता। ये जो हमारी पॉपुलेशन है, उनको ये बड़ा आश्चर्य लगता था कि ये 1 लाख लोग 30 करोड़ लोगों पर शासन कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस में जितने भी नेता थे उनको ये समझाने का प्रयास किया कि ये जो मास पॉपुलेशन है इसको क्रांति के साथ जोड़िए। कांग्रेस के अधिवेशन बॉम्बे, मुंबई, दिल्ली और यहाँ पर करने से कुछ नहीं होगा। ये कांग्रेस के अधिवेशन गांव में करवाइए। और फिर आप देख सकते हो रिकॉर्ड है 1947 भारत छोड़ो आंदोलन, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ताज्जुब है कि 1 लाख अंग्रेज 30 करोड़ भारतीयों पर शासन कर गए। उससे भी बड़ा ताज्जुब और उससे बड़ी विडंबना तो मैं वो आपको बताऊंगा। बताइए। ये तो अंग्रेजों के साथ हो गया जी, भारत आजाद हो गया जी। अंग्रेज 1 लाख थे जी, उन्होंने भारत पे शासन किया। नेता कितने हैं? नेता भी इतने नहीं है, इतने तो नहीं। उद्योगपति कितने हैं? 100 मानते हैं, जो बहुत ज्यादा हमारी संपत्ति को घेरे हुए हैं। 100 उद्योगपति, कुछ नेताओं को जोड़ दो 1 लाख नहीं होते हैं। वो जो गोरे अंग्रेज थे वो चले गए, काले अंग्रेज अब हैं। तो अंग्रेजों से कम मात्रा में लोग हैं ये, और ये लोग जिनको अपना मानते हैं और अपना लीडर मानते हैं जी। क्या किया है उन्होंने? भारत की जीडीपी विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है। बिल्कुल। जमीन पर देखो, बाजार में मंदी है, बाजार में व्यापारी बैठा हुआ है दुकानों पे, वो कह रहा है कि ग्राहक नहीं आते, क्योंकि भाई मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे है क्या? मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे है क्या? आप बताइए, कुछ है मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे? सीमित संसाधन, सीमित रुपया, सीमित बाजार। उस बाजार को सीमित कर दिया है। इसीलिए आप देख सकते हो कि भारतीयों की, अगर इन 100 उद्योगपतियों को, इन 100 पूंजीपतियों को हटा दिया जाए और फिर कैलकुलेशन किया जाए, पता पड़ जाएगा भारत कितना विकसित है। आंकड़ों में भारत विकसित है, लेकिन रियल में भारत, यथार्थ में भारत जमीन पर कब बनेगा? वो तब बनेगा जब इस जनता रूपी हाथी को जागृत किया जाएगा। और जनता रूपी हाथी जब तक जागृत नहीं होती है, ये बकरियां उनका चारा खाती रहेंगी। तो कैसे जागृत हो? इसको जागृत करने के लिए सीधी सी बात है, इस हाथी को अपनी ताकत का एहसास दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी थे, अपनी ताकत खो गए थे जी, बल बहुत था, बहुत बल था, उनको एहसास दिलाया था। तो और फिर उन्होंने रावण जैसे को जाके चुनौती दे दी। तो यही जनता भी, ये हनुमान है, इनको हाथी मान सकते हो। तो कैसे जगाया जाए इन्हें? ऐसा कोई मंत्र, ऐसा कोई तंत्र? हाँ, जनता को जब एहसास होगा, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। जागरूकता फैलाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा। चर्चाएं करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अगर चर्चाएं नहीं होंगी, लोगों को पता कैसे पड़ेगा? आप बताइए। चर्चा ही नहीं पड़ेगी। हम केवल अखबार की फ्रंट लाइन को देखें कि भारत विकसित, भारत की दौड़ में आगे है, भारत विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो भारत जब 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो भारत विकसित हो गया। 2047 का इंतजार क्यों कर रहे हो? जश्न मनाना चालू कर दो। लेकिन रियलिटी है नहीं ना ये। आप बताओ, ये रियलिटी हो तो बताओ। ये रियलिटी है ही नहीं। तो ये कब तक? जब तक जनता रूपी हाथी जागृत नहीं होता तब तक। अच्छी बातों को सब सपोर्ट करते हैं और हमें भी सभी लोग सपोर्ट करेंगे, और जी हम जनता के मुद्दे उठाएंगे। जनता के मुद्दे उठाने चाहिए और सभी को उठाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा केवल हम ही को उठाने चाहिए, सभी को उठाने चाहिए। ये चर्चा का विषय बनना चाहिए। ये जन जागरण की बात है, ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है। बिल्कुल, कि ये कैसे जाना है। तो लास्ट प्रश्न करता हूं मैं, भारत की जनता को कैसे इस गठजोड़ के बारे में पता चले? इसके बारे में हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का
आपके फोन पर संदेश पहुंच जाए। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। नमस्कार।